ये कहानी है एक जीनियस की, जिसने 18 साल की उम्र से कुछ ही अधिक में वाईफाई का मुख्य घटक डिजाइन करके पेटेंट अपने नाम किया। उसने कई कंपनियां शुरू की, बेची और बेतहाशा कामयाब रहा। लेकिन कामयाबी के साथ आई बेइंतहा बदतमीजी। वह $100 के नोटों की कई इंच मोटी गड्डी साथ लेकर घूमता था, जिसे वह हर किसी को दिखाता था, चाहे वे देखना चाहते हो या नहीं। वह अपनी धन संपदा की खुलकर डींग मारता, खासकर जब वह नशे में धुत होता। अब सुनिए उसने क्या किया। एक दिन उसने अपने दोस्त को कई $1000 की रकम दी और कहा, गली में जो जवाहरात की दुकान है वहां जाओ और $2000 के कुछ सोने के सिक्के लेकर आओ। 1 घंटे बाद सोने के सिक्के हाथ में लिए वह और उसके दोस्त प्रशांत महासागर के सामने एक डॉक के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। फिर उन्होंने उन सिक्कों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। वे उन सिक्कों को कंकड़ की तरह उछालते और किसका सिक्का सबसे दूर गया, इस बात पर बहस करते और ठाके मारकर हंसते, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्टोरेंट में एक लैंप तोड़ दिया। मैनेजर ने भरपाई के लिए $700 मांगे। लड़के ने अविश्वासपूर्वक पूछा, तुम्हें $700 चाहिए? और जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर मैनेजर को देते हुए कहा, यह रहे $10,000। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ और फिर कभी भी दोबारा इस तरह मेरी बेइज्जती मत करना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था। तो जवाब है, ज्यादा दिन तक नहीं। कुछ ही वर्षों में वह दिवालिया हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? तो जवाब है, वह दौलत की साइकोलॉजी को नहीं समझता था। जिस तरह इंसानों को समझने के लिए साइकोलॉजी की जरूरत होती है, उसी तरह पैसे की भी साइकोलॉजी होती है। जो इसे समझ जाता है उसके लिए अमीर बनना आसान हो जाता है, और जो समझ नहीं पाता उसकी हालत वैसी ही हो जाती है जैसे इस कहानी में उस लड़के की हुई। दोस्तों, यह पैसे की साइकोलॉजी पर लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक में से एक है, मॉर्गन हाउसेल की इट्स साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक को पढ़कर आप जान पाएंगे कि कैसे पैसे की साइकोलॉजी को यूज करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है, जितनी दौलत कमा सकता है, अपने धन को कई गुना बढ़ा सकता है, और सबसे जरूरी, अपनी दौलत को बनाए भी रख सकता है। अगर आप भी इस साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताई गई पैसे की साइकोलॉजी समझकर अमीर बनना चाहते हैं, दौलत को सिर्फ कमाना ही नहीं बल्कि बचाना भी सीखना चाहते हैं, और हर वह खुशी पाना चाहते हैं जिसकी आपने उम्मीद की है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम किताब के पहले और सबसे निर्णायक अध्याय में प्रवेश करते हैं। अपनी संपत्ति को कैसे ग्रो करें, और समय ही असली निवेशक है। एक गहरा रहस्य सुनिए। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति कैसे बनाई, इस पर 3000 से भी ज्यादा किताबें हैं, लेकिन ज्यादातर एक मुख्य बिंदु को नजरअंदाज कर देती हैं। बफेट की संपत्ति सिर्फ उनके एक अच्छा निवेशक होने के कारण नहीं है, बल्कि लगभग बचपन से ही अच्छा निवेशक होने के कारण है। इस किताब को लिखने के समय वॉरेन बफेट की शुद्ध संपत्ति $84.5 बिलियन थी। चौंकाने वाली बात यह है कि उसमें से लगभग $81.5 बिलियन, यानी उनकी पूरी दौलत का 90%, लगभग 65 वर्ष की उम्र में आया। अगर आप उनकी सारी सफलता को केवल निवेश कुशाग्रता से जोड़ते हैं, तो आप असली रहस्य को छोड़ देंगे। उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी यह है कि वे जीवन के लगातार 70 साल तक बाजार में निवेशित रहे। सोचिए, अगर उन्होंने 30 की उम्र में निवेश आरंभ किया होता और 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए होते, तो शायद ही किसी ने उनका नाम कभी सुना होता। आइए एक टाइम मशीन परीक्षण करते हैं। बफेट ने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में गंभीर रूप से निवेश शुरू कर दिया था। इसी कारण 30 की उम्र में पहुंचने तक उनकी शुद्ध संपत्ति $1 मिलियन थी। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर वे कोई सामान्य व्यक्ति होते जिसने अपनी किशोरावस्था मौज मस्ती में बिताई होती, 30 की उम्र में उनकी शुद्ध संपत्ति केवल $5000 होती, और वे 60 की उम्र में निवेश छोड़ देते, तो उनकी संपत्ति कितनी होती? उनकी आज की वास्तविक संपत्ति से 99.9% कम।
इस घटना से हम क्या सीखते हैं? जवाब है, निवेश उनका कौशल है, लेकिन उनका राज समय है। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। अब एक और अद्वितीय तुलना देखिए। बफेट अब तक के सबसे धनी निवेशक हैं, लेकिन जब औसत रिटर्न से मापा जाए तो वे सबसे महान नहीं हैं। हेज फंड के दिग्गज जिम साइमंस ने 1988 से 66% प्रति वर्ष की दर से धन की कंपाउंडिंग की है। यह बफेट के 22% से 3 गुना ज्यादा है। फिर भी साइमंस की शुद्ध संपत्ति 21 अरब डॉलर है, जो बफेट से 75% कम धनी है। अगर साइमंस इतने अच्छे निवेशक हैं, तो फिर यह अंतर क्यों? क्योंकि साइमंस ने 50 वर्ष की उम्र तक निवेश आरंभ नहीं किया था। बफेट की तुलना में उनके पास कंपाउंडिंग के लिए आधे से भी कम वर्ष थे। कल्पना कीजिए, अगर हम जिम साइमंस को 70 साल का समय देते। अगर जिम साइमंस ने बफेट की तरह 70 वर्ष की अवधि तक 66% की दर से वार्षिक प्रतिफल कमाया होता, तो उनकी संपत्ति, सांस रोककर सुनिए, 60 करोड़ 3 अरब 900 क्वाड्रिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 748 मिलियन और 60,000 डॉलर होती। हम में से ज्यादातर लोग तो इतने बड़े अमाउंट को काउंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉइंट का एक्चुअल क्रक्स क्या है? वह है समय। कौशल आपको रिटर्न देता है, लेकिन समय आपको सुपर पावर देता है। अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को समय देंगे, तो इतना पैसा बनेगा कि उसे नंबर्स में काउंट करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब हम किताब के सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू पर आते हैं। चैप्टर 2। धन कमाने की कला अलग है, उसे बचाने की कला अलग। यह एक जरूरी सबक है। धनवान बनने के लिए लाखों रास्ते हैं, पर धनवान बने रहने का सिर्फ एक ही नियम है, और वह है थोड़ी मितव्ययिता, यानी अपने खर्चों और अहंकार पर कंट्रोल रखना। आइए आपको स्टॉक मार्केट के एक भूली हुई कहानी सुनाते हैं। यह कहानी है जेसी लिवरमोर की, जो 19वीं सदी के अंत में दुनिया के महानतम स्टॉक ट्रेडर बन गए थे। 30 साल की उम्र में उनकी संपत्ति $100 मिलियन थी। वह बाजार को गणित से नहीं, बल्कि मनोविज्ञान से पढ़ते थे। फिर आया 1929 का अक्टूबर। स्टॉक मार्केट में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट आई। 75% पैसा हवा हो गया। ट्रेडर कंगाल हो गए और आत्महत्या की खबरें चारों ओर थीं। जब लिवरमोर अपने घर पहुंचे, तो उनकी पत्नी और मां दरवाजा खोलते ही रोने लगे। उन्हें लगा कि लिवरमोर भी बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन यहां कहानी पलट जाती है। लिवरमोर ने उन्हें बताया कि यह उनके जीवन का सबसे अच्छा दिन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट ऊपर जाने पर नहीं, बल्कि नीचे गिरने पर दांव लगाया था। यानी उन्होंने शॉर्ट किया था। मार्केट जितना ज्यादा नीचे गिरा, उतना ही ज्यादा उनका मुनाफा बढ़ता गया। उस एक महीने में उन्होंने 3 अरब डॉलर से भी अधिक की कमाई की। अगर भारतीय रुपए में देखें, तो यह 250 अरब रुपए से ज्यादा की रकम थी। स्टॉक मार्केट के सबसे खराब महीने में वह विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए थे। लेकिन दुखद अंत सुनिए। सिर्फ 4 साल बाद इस कहानी में विनाशकारी यू टर्न आ गया। 1929 की जीत के बाद लिवरमोर के अंदर अहंकार भर गया। उन्होंने अधिक आत्मविश्वास से बड़े जोखिम लिए। वह कर्ज में डूब गए। स्टॉक मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे, और एक जमाने में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले लिवरमोर ने दिवालिया और शर्मिंदा होकर अंततः आत्महत्या कर ली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे धनवान बनने में मास्टर थे, लेकिन धनवान बने रहने में शून्य। इस घटना से हम क्या सीखते हैं? धन प्राप्त करना और प्राप्त किए हुए धन को बनाए रखना, ये दो बिल्कुल अलग अलग कौशल हैं। धन प्राप्त करने के लिए आपको बड़े जोखिम उठाने होंगे, आशावादी बनना होगा और डेयरिंग दिखानी होगी, क्योंकि आपके पास गंवाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। धन बनाए रखने के लिए आपको इसका ठीक उल्टा करना होगा। बड़े जोखिमों के बजाय आपको संभल कर खेलना पड़ेगा। डेयरिंग के बजाय आपको विनम्रता चाहिए। आपको इस डर की जरूरत है कि जो आपको मिला है वह उतनी ही जल्दी छिन भी सकता है। अगर इसे एक शब्द में कहें, तो आपको लालच नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि हर कहानी में सुनाया जाता है, लालच बुरी बला होती है।
और यही अमीर बने रहने का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल मंत्र है। अब हम किताब के सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक सबक पर आते हैं। चैप्टर 3। जो दिखता है वह संपत्ति नहीं, जो नहीं दिखता वह संपत्ति है। यह एक सीधा नियम है। पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, यह पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। आइए इसे एक कड़वे सच वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी आप दुनिया की सबसे महंगी कारों को देखते हैं, जैसे फेरारी, लैम्बोर्गिनी या पोर्श, तो आप सोचते हैं, वाह, यह आदमी जरूर अरबपति होगा। जब मैं इनमें से कुछ लोगों को जानने लगा, तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। इनमें से काफी लोग सिर्फ औसत रूप से सफल थे, जिन्होंने अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा कार पर खर्च किया था। मुझे एक व्यक्ति याद है, जिसे हम रोजर कहेंगे। वह लगभग मेरी ही उम्र का था और एक पोर्श चलाता था। उसकी अमीरी का अनुमान लगाने के लिए लोगों के लिए इतना काफी था। फिर एक दिन रोजर एक पुरानी होंडा में आया। अगले सप्ताह भी, और फिर उसके अगले सप्ताह भी। मैंने पूछा, तुम्हारी पोर्श को क्या हुआ? उसने ऐसे जवाब दिया मानो किसी खेल की बात कर रहा हो। कार लोन चुकता न होने के कारण उसकी कार को जब्त किया गया था। उसके बारे में लगाया गया हर अनुमान गलत था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया ऐसे रोजर्स से भरी पड़ी है। क्यों? हम अक्सर जो देखते हैं उसके अनुसार संपत्ति के बारे में राय बना लेते हैं, क्योंकि वही एकमात्र जानकारी है जो हमारे सामने है। हम लोगों के बैंक के खाते या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते। इसलिए वित्तीय सफलता को आंकने के लिए हम बाहरी दिखाव का सहारा लेते हैं, जैसे कि कार, घर और इंस्टाग्राम पर दिखने वाली लाइफस्टाइल। और यहीं आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। याद रखें, दौलत वह संपत्ति है जिसे अभी तक उस सामान में नहीं बदला गया जिसे आप देख सकते हैं। अब एक हास्यास्पद लेकिन सत्य कहानी सुनिए। गायिका रिहाना जब फजूल खर्ची की वजह से लगभग दिवालिया हो गई, तो उसने अपने वित्तीय सलाहकार पर कोर्ट में केस कर दिया। सलाहकार ने कोर्ट में पलटकर जवाब दिया, क्या उन्हें यह बताया जाना सच में जरूरी था कि अगर वे चीजों पर पैसा खर्च करेंगी तो उनके पास सिर्फ चीजें बचेंगी और पैसा नहीं? आपको इस बात पर हंसी आ सकती है, लेकिन इस सवाल का जवाब है हां, लोगों को यह बताना पड़ता है, क्योंकि हकीकत यह है, अधिकतर लोग जब यह कहते हैं कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं, असल में उनके कहने का मतलब यह होता है, मैं $1 करोड़ खर्च करना चाहूंगा। और यह करोड़पति होने का ठीक विपरीत है। समृद्ध होने का एकमात्र तरीका यह है कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च न किया जाए। यह न सिर्फ संपत्ति संचित करने का एकमात्र तरीका है, बल्कि यह ही संपत्ति की परिभाषा भी है। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दिखने में भले ही सादे हों, लेकिन वास्तव में समृद्ध हैं, और ऐसे लोगों से भी जो अमीर नजर आते हैं लेकिन दिवालिया होने की कगार पर हैं। आपका फोकस दिखने पर नहीं, होने पर होना चाहिए। अब हम किताब के सबसे व्यावहारिक और एक्शन ओरिएंटेड चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर 4। बचत ही वह इंजन है जो धन को स्थिर रखता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। 1970 के दशक में दुनिया को लगा कि सारा तेल खत्म होने वाला है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल की खपत बहुत अधिक थी, और जितना तेल हम निकाल रहे थे वह कम पड़ रहा था। शुक्र है कि तेल का खात्मा नहीं हुआ, पर आप जानकर हैरान रह जाएंगे, तेल संकट पर विजय पाने का सबसे बड़ा कारण यह नहीं था कि हमें अधिक तेल मिल गया, बल्कि हमने ऐसी कारें, फैक्ट्रियां और घर बनाने शुरू कर दिए जो पहले की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करते थे। सोचिए, अमेरिका में 1950 में जितनी ऊर्जा की खपत होती थी, वहां आज 60% कम ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। विश्व ने अपनी ऊर्जा संपत्ति, ऊर्जा के सोर्सेस को बढ़ाकर विकसित नहीं की, बल्कि अपनी ऊर्जा की खपत को घटाकर की। यही सबक हमारे धन पर भी लागू होता है। आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न आपको अमीर बना सकता है, लेकिन व्यक्तिगत बचत और मितव्ययिता, मतलब खर्चों पर कंट्रोल, ही आपको अमीर बनाए रख सकता है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार संपत्ति बस संचित अवशेष है जो आपके खर्च के बाद बचती है। आइए इसे एक सीधे गणित से समझते हैं। मान लीजिए आपकी और मेरी शुद्ध संपत्ति बराबर है।
मान लीजिए कि आप मुझसे बेहतर निवेशक हैं। मैं 8% वार्षिक रिटर्न कमा सकता हूं और आप 12% कमा सकते हैं। लेकिन यहां ट्विस्ट है। मुझे एक सुखी जीवन बिताने के लिए उस रिटर्न में से बस आधे पैसों की जरूरत है, जबकि आपको अपने अनियंत्रित खर्चे चलाने के लिए वो सारा पैसा भी कम पड़ रहा है। तो अंत में क्या होगा? मैं आपसे अधिक समृद्ध बनूंगा। इस अध्याय का क्रक्स यह है, रिटर्न और आय केवल इंजन है, लेकिन बचत वह ब्रेक है जो आपको धनवान बने रहने देता है। बचत ही वह जगह है जहां आप सबसे अधिक कंट्रोल रखते हैं। अब हम किताब के सबसे व्यावहारिक लेकिन सबसे अनदेखे सिद्धांत पर आते हैं। चैप्टर 5। विफलता के लिए योजना बनाना ही सबसे अच्छी योजना है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आपकी योजना काम न करे तो उसके लिए योजना बनाना। आइए आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जहां चूहों ने युद्ध जीता। साल 1942 द्वितीय विश्व युद्ध में स्टेलिनग्राद की लड़ाई चल रही थी। इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई। एक जर्मन टैंक यूनिट शहर के बाहर घास के मैदानों में रिजर्व के तौर पर खड़ी थी। जब टैंकों की अत्यंत आवश्यकता पड़ी तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। यूनिट के 104 टैंकों में से एक भी टैंक ने काम नहीं किया। इंजीनियरों ने तुरंत समस्या का पता लगा लिया। आखिर क्या हुआ था? कई सप्ताह की निष्क्रियता के दौरान खेतों के चूहे टैंक्स में घुसकर रहने लगे थे और उन्होंने विद्युत प्रणाली के इंसुलेशन को कुतर दिया था। सोचिए, जर्मन लोगों के पास विश्व के सबसे उन्नत उपकरण तो थे, लेकिन फिर भी वे चूहों से हार गए। क्या आप उनके अविश्वास की कल्पना कर सकते हैं? ऐसा कौन सा टैंक डिजाइनर होगा जो चूहों से रक्षा के बारे में सोचेगा? कोई तर्कसंगत व्यक्ति तो नहीं, लेकिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं। और यही वित्तीय जगत का सबसे बड़ा खतरा है। आप हर तरह के झात जोखिम के लिए योजना बना सकते हैं, सिवाय उसके जो इतना मूर्खतापूर्ण लगे कि कभी आपके दिमाग से ही ना होकर गुजरे। और इस तरह की अज्ञात मूर्खतापूर्ण चीजें ही सबसे अधिक हानि पहुंचा सकती हैं। क्यों? क्योंकि वे जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक बार होती हैं और आप नहीं समझ पाते कि उनका सामना कैसे किया जाए। ऐसे अज्ञात जोखिमों से बचना असंभव है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे अज्ञात जोखिमों के लिए तैयार रहने में ही समझदारी है। तो इस पूरे पॉइंट का क्रक्स जो आपको हमेशा याद रखना है वह यह है, वास्तव में हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग फेल सेफ योजना है। तब के लिए योजना बनाना जब आपकी योजना काम न करे। अब हम किताब के सबसे तीखे और मनोवैज्ञानिक अध्याय पर आते हैं। चैप्टर 6। सम्मान खरीदने की कोशिश बनाम सम्मान कमाना। यह एक कठोर सच है। कोई भी आपकी संपत्ति से इतना प्रभावित नहीं है जितना आप खुद हैं। मेरा हमेशा से एक सपना था कि मेरे पास भी सबसे महंगी कार हो, क्योंकि यह दूसरों को बहुत दृढ़ता से संकेत देता है कि आप वहां पहुंच चुके हैं, आप होशियार हैं, आप अमीर हैं, आपकी रुचि गजब की है, आप महत्वपूर्ण हैं। विडंबना यह है कि मैं शायद ही कभी उन चालकों को देखता था। यहां वह विरोधाभास है जो आपकी आंखें खोल देगा। जब आप किसी को कोई अच्छी कार चलाते देखते हैं तो आप शायद ही कभी सोचते हैं, वाह, जो गाड़ी चला रहा है कितना गजब है। बल्कि आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं, वाह, अगर वह कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना गजब समझते। चाहे यह अवचेतन मन में हो या नहीं, लोग ऐसे ही सोचते हैं। लोग संपत्ति खरीदते हैं जिससे वे औरों को जता सकें कि उन्हें पसंद किया जाए और उनकी प्रशंसा की जाए। लेकिन वास्तविकता में वे लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से चूक जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे संपत्ति को प्रशंसनीय नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि वे आपकी संपत्ति को खुद अपनी प्रशंसा की लालसा के मानदंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह सीख मैंने खुद वैलेट, गाड़ी पार्क करने वाला, का काम करते हुए सीखी। जब मैंने उन सब लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जो फेरारी में बैठकर होटल में आते थे और मुझे टकटकी लगाकर घूरते हुए पाते थे। वे जहां भी जाते थे लोग उन्हें ऐसे ही ताकते होंगे और मुझे विश्वास है उन्हें यह अच्छा लगता होगा। मुझे विश्वास है उन्हें अपनी प्रशंसा भांति होगी। लेकिन क्या उन्हें पता था कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी? क्या वे जानते थे
कि मैं तो बस कार को देखा करता था और खुद चालक की सीट पर बैठे होने की कल्पना किया करता था। क्या उन्होंने यह सोचकर फेरारी खरीदी कि इससे उन्हें प्रशस्ति प्राप्त होगी, बिना यह सोचे कि मैं और संभवतः अधिकतर दूसरे लोग जो उनकी कार से प्रभावित हैं, लेकिन उनके यानी चालक के बारे में पल भर के लिए भी नहीं सोचते? तो इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक क्या है? जो पत्र मैंने अपने बेटे के जन्म के बाद लिखा, उसमें लिखा था, तुम सोचोगे कि तुम्हें एक महंगी कार, एक बढ़िया घड़ी और एक बड़ा घर चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं है। जो तुम्हें चाहिए वह है दूसरे लोगों से मिलने वाला सम्मान और प्रशंसा। और तुम्हें लगता है कि महंगा सामान खरीदने से वह तुम्हें मिल जाएगा। आमतौर पर यह ऐसे कभी नहीं मिलता, खासकर उन लोगों से जिनका सम्मान और प्रशंसा तुम पाना चाहते हो। संक्षेप में, सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, वह केवल काम से कमाया जा सकता है। अब हम किताब के उस अध्याय में प्रवेश करते हैं जो आपके पूर्वाग्रह को तोड़ देगा। चैप्टर 7, आपका सच आपका अनुभव है, मेरा सच मेरा अनुभव। लेखक के अनुसार वित्तीय सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है, यह एक व्यावहारिक स्किल है। जहां आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। और यहां एक चौंकाने वाला गणित है। लेखक कहते हैं कि धन के साथ आपका व्यक्तिगत अनुभव संसार में क्या हुआ उसका शायद केवल 0.001% मात्र है, लेकिन आपके विचार अनुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप दुनिया को अपने 0.001% अनुभव के लेंस से देखते हैं और सोचते हैं कि यही 80% सच है। आइए इसे एक मार्मिक उदाहरण से समझते हैं। एक इंसान ने बताया कि मेरी आंटी ने कई साल वहां काम किया, जिसे अमेरिकी लोग स्वेट शॉप यानी शोषण करने वाली दुकान कहते थे। यह बहुत मेहनत का काम था, लंबे घंटे, कम मेहनताना और खराब कार्य परिस्थितियां। यहां ट्विस्ट है, आप जानते हैं कि वहां स्वेट शॉप में काम करने से पहले मेरी आंटी क्या करती थी? वह एक वेश्या थी। उस पुरानी जीवन शैली की तुलना में एक स्वेटशॉप में काम करने का विचार मेरे अनुसार एक सुधार है। मैं जानता हूं कि मेरी आंटी कुछ डॉलर के लिए किसी दुष्ट पूंजीपति मालिक के हाथों शोषित होना पसंद करेंगी, बजाय इसके कि कुछ चिल्लर के लिए कई पुरुषों द्वारा अपने शरीर का शोषण किया जाए। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? सबसे बड़ा सबक यह है, जो काम आपको आपकी परिस्थिति के अनुसार घटिया लग सकता है, वही काम किसी और को उसके वर्तमान परिस्थिति के मुकाबले बेहतर लग सकता है। इसलिए लेखक ने कहा है, कोई भी मूर्ख नहीं है। हम सब पैसे के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण कारनामे करते हैं। यह सच है, क्योंकि हम सब इस खेल में काफी नए हैं। और जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे, वह मेरे लिए जीवन रेखा हो सकता है। निष्कर्ष यह है, हम सब अपने अद्वितीय अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं, जो उस क्षण में हमारे लिए मायने रखता है। आपके लिए जो लालच है, वह मेरे लिए जरूरत हो सकती है। कोई मूर्ख नहीं है, सिर्फ अलग अलग अनुभव हैं। अब हम किताब के सबसे गहरे लेकिन सबसे विवादास्पद अध्याय पर आते हैं। चैप्टर 8, सफलता, भाग्य और जोखिम का एक जटिल कॉकटेल है। लेखक के अनुसार भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। इसका मतलब अगर सरल भाषा में समझें तो किसी भी कार्य में सफलता सिर्फ कोशिश के दम पर ही हासिल नहीं होती, बल्कि कोशिश के साथ साथ किसी अन्य घटक पर भी निर्भर करती है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। आइए इसे साबित करने के लिए हम बिल गेट्स के जीवन की कहानी देखते हैं। क्या आप जानते हैं, बिल गेट्स विश्व के उस एकमात्र हाई स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। यह कोई संयोग नहीं था, यह भाग्य था। सिएटल से कुछ ही दूरी पर स्थित लेक्साइड स्कूल में कंप्यूटर कैसे आया? यह कहानी अद्भुत है। वहां के एक गणित के अध्यापक बिल डगल, जो द्वितीय विश्व युद्ध में समुद्री विमान चालक थे, मानते थे कि किताबी ज्ञान काफी नहीं है। 1968 में उन्होंने स्कूल के मदर्स क्लब से निवेदन किया कि वे टाइम शेयरिंग के लिए कंप्यूटर लीज पर लें। उस समय अधिकतर यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट स्कूलों के पास भी कंप्यूटर नहीं था, और लकीली बिल गेट्स उसी स्कूल में पढ़ रहे थे। सिर्फ 8वीं कक्षा में ही बिल गेट्स के पास कंप्यूटर आ गया और गेट्स को
उससे बेतहाशा लगाव था। वहां उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई और दोनों की रचनात्मकता स्वच्छंद रूप से विचरण करने लगी। एलन को याद है कि एक देर रात के सत्र में गेट्स ने एक पत्रिका दिखाते हुए कहा था, शायद एक दिन हमारी भी खुद की कंप्यूटर कंपनी होगी। और आज की डेट में यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अब यहां भाग्य का गणित देखिए। साल 1968, विश्व में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल की उम्र के लोग थे। इनमें से केवल 2,70,000 वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे। इनमें से सिर्फ 300 स्टूडेंट्स लेक्साइड स्कूल में जाते थे। आसान भाषा में 303 मिलियन से शुरू करके सिर्फ 300 पर खत्म। यानी 10 लाख बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे ने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे और दूरदर्शिता का मेल था। और 10 लाख बच्चों में भाग्यशाली वह बच्चा था, बिल गेट्स। इस बात को खुद गेट्स भी मानने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने 2005 की उत्तीर्ण होने वाली कक्षा को बताया था, अगर लेक्साइड न होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। तो इस पॉइंट से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं? इंसान की सफलता के लिए कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी जरूरी होता है। भाग्य को स्वीकार करना विनम्रता सिखाता है और जोखिम को समझना सावधानी। और दोस्तों, ये थे वो कुछ सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक पॉइंट्स जो मैंने आपको मॉर्गन हाउसल की महान किताब इट्स साइकोलॉजी ऑफ मनी से बताए हैं। अगर आप इस बुक को खरीदकर अपनी वित्तीय समझ को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, यहीं पर मॉर्गन हाउसे की किताब अ साइकोलॉजी ऑफ मनी के सबसे गहरे रहस्य समाप्त होते हैं। आपने सीखा कि कौशल आपको अमीर बना सकता है, पर समय ही वह सुपर पावर है जो आपको अरबों तक पहुंचाता है। आपने जाना कि दिखावा आपको गरीब बनाता है और बचत ही वह ब्रेक है जो आपको हमेशा के लिए अमीर बनाए रखती है। और सबसे महत्वपूर्ण, वित्तीय सफलता गणित नहीं बल्कि व्यवहार का खेल है। अब वक्त है आपसे एक आखिरी बात कहने का। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के हर मनोवैज्ञानिक सबक से आपको जबरदस्त वैल्यू मिली होगी। आपको यह अद्वितीय विश्लेषण कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से वास्तव में कुछ सीखने को मिला हो, तो एक लाइक करके हमें प्रेरित करें। और हां, अगर आप अपनी वित्तीय यात्रा और लाइफ स्किल्स को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सपने सच होते हैं को अभी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि यह ज्ञान सबके पास होना चाहिए। और अंत में सिर्फ एक बात याद रखें, चाहे आप पैसे के साथ डील कर रहे हो या जीवन के साथ, अपना सपना कभी ना छोड़ें, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं। धन्यवाद, और हम मिलते हैं अगली सफलता की कहानी में।